नमस्कार दोस्तों, इससे पहले वाली वीडियो में हमने देखा कि कैसे भारत विरोधी ताकतें कैसे भारत को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं। इस वीडियो में हम इस षड्यंत्र से जुड़े कुछ और बिंदुओं पर तथ्यात्मक विश्लेषण करने की कोशिश करेंगे। अगर आपने इस सीरीज से जुड़ी पहली 2 वीडियोस को नहीं देखा है तो उन्हें जरूर देखें। उनके लिंक्स हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8वीं कड़ी है संसद सत्र को नहीं चलने देना। इस 18वीं लोकसभा के पहले 2 सत्रों में विपक्ष द्वारा, खास करके कांग्रेस द्वारा कैसे हंगामा किया गया है पूरे देश ने देखा है। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर प्रधानमंत्री जी से दिए गए पूरे भाषण के दौरान कांग्रेस ने कैसे हंगामा किया और सदन के वेल में उतरकर जोर शोर से नारेबाजी की, ये सब कुछ तो आपने देखा है। इसी तरह बजट सेशन भी सही ढंग से नहीं चल पाया। इससे पहले 17वीं लोकसभा के दौरान लोकसभा अधिवेशनों को हंगामों की भेंट चढ़ा दी जाती रही है और जब सरकार द्वारा किसी भी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार होने की बात कही गई, तब भी हर सत्र में बार बार किसी न किसी तरह के अड़ंगे डालने का प्रयास किया गया। सत्र को सुचारू रूप से चलने नहीं दिया गया। सदन से वॉकआउट करके पार्लियामेंट के कॉरिडोर में जाकर नारेबाजी करके हंगामा किया जाता रहा। और आप सब जानते हैं, जो लोग संविधान की दुहाई दिए फिरते हैं वही संसद की मर्यादा और यहाँ के नियमों को तार तार करते हुए दिखाई देते हैं। इस कारण से देश के कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर, बिल्स पर चर्चा ही नहीं हो सकी। या तो नए बिल्स का पुरजोर विरोध किया जाता रहा या फिर बिना चर्चा के ही पास किया गया। दोनों ही स्थिति में ये देश के लिए नुकसानदेह है। 9वीं कड़ी है देश में हो रही देश विरोधी घटनाएं। आए दिन दोस्तों देश में आपने देखा होगा कि देश को तोड़ने की और यहाँ के समुदायों के बीच सौहार्दपूर्ण वातावरण को बिगाड़ने के प्रयास हो रहे हैं। देश के बहुसंख्यक हिंदुओं के त्योहार पर उठ रही आपत्तियां, उनके शोभा यात्राओं पर हो रहे पथराव, दंगे, आगजनी और फिर इसके आड़ में होने वाली राजनीति, सब कुछ एक वेल प्लान्ड स्क्रिप्ट की तरह लगता है। क्योंकि ये देश के किसी कोने में कहीं गलती से 1 या 2 बार होता तो लगता कि हाँ भाई चलो ये गलती से हुआ है, कह के हम मान भी लेते। मगर जब एक ही तरह का पैटर्न बार बार देश के कई प्रदेशों में देखने को मिलता है, बार बार मिलता है, तो लगता है कि ये सामान्य नहीं बल्कि ऑर्केस्ट्रेटेड है, यानी कि करवाया गया है। कोई न कोई देश विरोधी ताकतें इनके पीछे काम कर रही हैं और लोगों में उन्माद और आपसी द्वेष को पैदा कर रही हैं। खैर, सरकार और प्रशासन को वक्त रहते इन हरकतों की सुध लेनी चाहिए और उस प्रदेश के सभी समुदायों के लीडरों से बातचीत करनी चाहिए और अगर तब भी ना समझें तो उचित कार्रवाई भी करनी चाहिए। इसी के साथ ही आजकल अलग अलग जगहों में रेलवे ट्रैक्स पर बिछाए जा रहे गैस सिलेंडर, कंक्रीट ब्लॉक्स और अन्य कई तरह के डिवाइडर्स भी देश विरोधी ताकतों की साजिशें लग रही हैं, जिन्हें देश की तरक्की और शांति से कोई प्रॉब्लम तो है, इसलिए देश के विकास को पटरी से उतारने की भरसक कोशिश कर रहे हैं वो। अब हर दिन फ्लाइट्स को और अन्य सार्वजनिक स्थलों को बॉम्ब से उड़ाने की धमकी दी जा रही है। बॉम्ब्स के कॉल्स ने एडमिनिस्ट्रेशन की नींद उड़ा दी है। अब एजेंसीज को जल्द से जल्द इन हरकतों के पीछे के लोगों को पकड़कर उन्हें कानूनन सख्त सजा देनी चाहिए, ताकि आगे से कोई भी ऐसा समाज विरोधी काम करने से इनकार करे और इनके पीछे काम कर रहे देश विदेश के नेटवर्क्स को सामने लाना चाहिए। वरना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश की छवि एक अराजक देश के तौर पर बनती चली जाएगी, जो कि बड़ा नुकसानदेह होगा। इसी के साथ ही वक्फ के आड़ में कैसे देश की संपत्ति को हड़पा जा रहा है, लोगों को बिना बताए उनकी दशकों की संपत्ति से उन्हें बेदखल किया जा रहा है, इसे सब कुछ जानने का और इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने की जरूरत है। 10वीं कड़ी है यूएस ऑफिशियल का भारतीय नेताओं से भेंट करना। जेनिफर लार्सन अमेरिकी वाणिज्य दूत हैं, जो कि हैदराबाद में अमेरिकी मिशन के प्रभारी हैं। इन्होंने हाल ही में एनडीए के घटक दल टीडीपी के मुखिया और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू और जनसेना पार्टी के मुखिया और आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण और एआईएमआईएम के पार्टी के लीडर असदुद्दीन ओवैसी से अलग अलग मुलाकात की। इन मीटिंग्स के होने की जानकारी मीडिया में उपलब्ध है। इसी तरह से भारत में यूएस के एम्बेसडर एरिक गैर सेट्टी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से और यूएस के कुछ अन्य डिप्लोमेट्स ने जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के नेता ओमार अब्दुल्लाह से मुलाकात की। वो किस लिए इन नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं और उनके साथ क्या बातचीत हुई, इसका कोई ब्यौरा नहीं मिला है। और ऐसे अमेरिकी अधिकारियों द्वारा एक एक करके भारत के ओपोजिशन पार्टीज के लीडरों से और एनडीए के घटक दलों के लीडरों से मीटिंग करना भारत सरकार के लिए चिंता का विषय बन गया है। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भी मीडिया में कहा था कि उनके तख्ता पलट के पीछे और बांग्लादेशी आवाम को भड़काकर देश में अराजकता फैलाने के पीछे भी इन्हीं लोगों का हाथ था।
यूएस स्टेट सेक्रेटरी डोनाल्ड लू को बांग्लादेश के तख्ता पलट के लिए जिम्मेदार माना जाता है। कहते हैं कि भारत में भी वक्फ बिल को लेकर मोदी सरकार के खिलाफ नॉन कॉन्फिडेंस मोशन लाने की पूरी कोशिश की गई थी, मगर किन्हीं कारणों की वजह से ये लोग इसमें सफल नहीं हो पाए। और इसका अर्थ ये नहीं है कि वो आगे फिर से ऐसी हरकतें नहीं करेंगे। नहीं 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 नहीं, भारत सरकार को इन चालों से सावधान रहना होगा। राहुल गांधी का चीन प्रेम किसी से छिपा नहीं है। उन्होंने चाइना के अलग अलग ऑफिसर से, एम्बेसडर से, राजदूत से भेंट की है। उनके कैलाश मानसरोवर यात्रा के समय भी उनके और 2 चाइनीज ऑफिसर्स के बीच बातचीत होने की बात उन्होंने एक्सेप्ट की है। इतना ही नहीं, 2008 में उनके और चाइनीज ऑफिशियल्स के बीच कुछ समझौता करते हुए कुछ तस्वीरें मीडिया में भी सामने आई थी। लेकिन इन मुलाकातों को लेकर किए गए किसी भी प्रश्न का उन्होंने अब तक खुलकर उत्तर नहीं दिया है। कई बार वो चीन को लेकर, एलएसी पर बढ़ रहे तनाव को लेकर भारत सरकार पर सवाल उठाते हैं, लेकिन कभी भी वो ना तो भारत सरकार के रुख का पक्ष लेते हैं और ना ही चीन से सवाल करते हैं। बदले में मौका मिलने पर भारत की तुलना चीन से करके उसकी तारीफ करते हैं। अब तो इस रिश्ते को लेकर लोगों के मन में कई सवाल उठते हैं। 11वीं कड़ी है भारत कनाडा अमेरिका का मामला। जब से टेररिस्ट हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर भारत और कनाडा के बीच तनातनी बढ़ी है, तब से अमेरिका इस मामले को लेकर भारत को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रहा है और भारत को परेशान कर रहा है। पहले तो इसने क्वाड लीडर समिट से पहले आतंकी पन्नून के कहने पर यूएस के कोर्ट से भारत के एनएसए अजीत डोवाल और रॉ के पूर्व चीफ को समन भेज दिया था। इसके बाद रूस में आयोजित ब्रिक्स समिट से पहले खालिस्तानी अलगाववादी गुरपतवंत सिंह पन्नून की हत्या की नाकाम साजिशों में शामिल होने के मामले में भारत के पूर्व रॉ अधिकारी विकास यादव की एफबीआई ने वांटेड पोस्टर्स जारी किए हैं। इस मामले में भी विपक्षियों ने इसे एक मौके के रूप में ही देखा और भारत के विरुद्ध ही उंगली उठाने लगे, और इसी को इकोसिस्टम कहते हैं। ग्लोबल साउथ में भारत की बढ़ती ताकत, भारत रूस संबंधों की बढ़ती गहराई और विश्व में ब्रिक्स संगठन की बढ़ती ताकत, इन सबके चलते अमेरिका को दुनिया में अपनी पकड़ को खोने का डर सता रहा है। इसीलिए वो किसी न किसी बहाने भारत के विकास मार्ग पर अड़ंगे डालता जा रहा है। खैर, पन्नून अमेरिका में अमेरिकी सरकार के शय में बैठकर इंडियन एयरलाइंस के विमानों को ब्लास्ट कराने की धमकी दे रहा है। अमित शाह और अन्य कई नेताओं को मारने की प्लानिंग कर रहा है। भारत में अलगाववादी एजेंडा चलाने की फिराक में बैठा है। क्या ये अमेरिका को नहीं दिखाई दे रहा है? नहीं नहीं, सब दिख रहा है उसे। लेकिन उसे तो बस अपने नागरिकों की सुरक्षा करनी है, चाहे वो दूसरे देश का मोस्ट वांटेड आतंकी ही क्यों ना हो। अब बात यह है कि अमेरिका को लग रहा है कि पन्नून के केस के जरिए उसे भारत पर प्रेशर डालने का बैठे बिठाए एक मौका मिल गया है, क्योंकि आप अमेरिका का चरित्र निकाल कर देखेंगे तो कहीं जाकर पता चलेगा कि वो दूसरे देशों को अशांति और अराजकता के दलदल में धकेलकर खुद अपनी सुप्रीमेसी को बनाए रखता है। वैसे हर क्षेत्र में बढ़ते भारत को रोकना उसे मुश्किल हो रहा था। 12वीं कड़ी है तेजी से बढ़ रही भारत की अर्थव्यवस्था को तोड़ने की साजिश। जो लोग वैश्विक मंदी में भी तेजी से बढ़ती भारत की अर्थव्यवस्था को देखते हैं, उन्हें एक बात कंफर्म हुई है कि अगर भारत को तोड़ना है तो भारत की बढ़ती इकोनॉमी को रोकना होगा, और इकोनॉमी को रोकना है तो भारत के स्टॉक मार्केट की रफ्तार को रोकना है, और इसके रफ्तार को रोकना है तो उसे गिराना होगा। सीधी सी बात है, निवेशकों के विश्वास को तोड़ना होगा। और अब इसी उद्देश्य से अमेरिकन शॉर्ट सेलिंग कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च ने जनवरी 2023 में भारत के अडानी ग्रुप के विरुद्ध एक रिपोर्ट पब्लिश की। इस रिपोर्ट के जरिए उन्होंने अडानी समूह पर वित्तीय मिसकंडक्ट और स्टॉक हेराफेरी करने के आरोप लगाए, जिसके परिणाम स्वरूप मार्केट कैपिटलाइजेशन में $86 बिलियन की भारी हानि हुई। दरअसल बात यह है दोस्तों कि सितंबर 2023 तक अडानी का नेटवर्थ $150 बिलियन से भी अधिक हो गया था, और गौतम अडानी विश्व के दूसरे नंबर के सबसे धनी व्यक्ति बन गए थे। अगर वो इसी रफ्तार से आगे बढ़ते तो और कुछ महीने में वो इलॉन मस्क को पछाड़कर वर्ल्ड्स नंबर 1 रिचेस्ट व्यक्ति बन जाते। तो ये अमेरिका को और वहां के डीप स्टेट के लोगों को बिल्कुल नागवार गुजरा। कोई गैर अमेरिकन व्यक्ति वर्ल्ड्स मोस्ट रिचेस्ट व्यक्ति बन जाए, ये तो उन्हें अपमानजनक लगने लगा। तो उन्होंने इस झूठे रिपोर्ट के जरिए भारत के स्टॉक मार्केट को और अडानी समूह दोनों को टारगेट किया। ये झूठा आरोप इसलिए है क्योंकि भारत के सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों तले सेबी ने अडानी ग्रुप पर लगाए गए सारे आरोपों की जांच की। 24 में से 23 आरोपों में अडानी ग्रुप को निर्दोष पाया गया। बाकी एक की रिपोर्ट भी जल्द ही बाहर आने वाली है, और इस तरह उन्होंने इस रिपोर्ट को शॉर्ट सेलिंग करके पैसे कमाने का जरिया बना लिया। इसी तरह फिर से अगस्त 2024 में हिंडनबर्ग रिसर्च ने एक और झूठी रिपोर्ट जारी की, लेकिन इस बार मार्केट ने इनके इस चाल को समझ लिया।
तो लोगों ने इस रिपोर्ट को कोई खास इंपॉर्टेंस ही नहीं दी। इस बार श्रीमान राहुल गांधी भी एक वीडियो बनाकर भारत के इन्वेस्टर्स को चेताने की कोशिश करते दिखे। इस वीडियो में वो कह रहे हैं कि अब इस हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद मार्केट क्रैश कर जाएगी, तो लोगों को अपने स्टॉक्स को सेल करके अपने पैसे ले लेने चाहिए। अब आप समझ सकते हैं कि इनके चेताने का क्या उद्देश्य और मतलब था। इस तरह भारत को आर्थिक मोर्चों पर कमजोर करने की कोशिश की जा रही है और अब जो मार्केट लगातार गिर रहा है उसका मूल कारण फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स यानी कि FIIs का भारत के मार्केट से अपने स्टॉक्स को सेल करके चाइनीज मार्केट में निवेश करना है। अब वो ऐसा क्यों कर रहे हैं ये तो समय के साथ पता चलेगा। 13वीं कड़ी है भारत विरोधी चीन के हथकंडे। वैसे भारत और चीन के बीच 21 अक्टूबर 2024 को एक समझौता हुआ और ये ऐतिहासिक और भारत के कूटनीति की जीत मानी जा रही है। लेकिन सब जानते हैं कि चीन की कथनी और करनी में कितना अंतर होता है। वैसे चीन भारत को अस्थिर करने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहा है, जिसमें कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट जैसे क्षेत्रों में अलगाववादी आंदोलनों को समर्थन देने के साथ उन्हें भड़काना भी शामिल है। इससे वहां का सामाजिक तनाव बढ़ता जा रहा है और राष्ट्रीय एकता कमजोर होती जा रही है। पिछले कुछ सालों में सीमा पर जो बार बार झड़पें हो रही थी, उस कारण से भारत ने चीन से जो भारत में पैसा निवेश किया जा रहा था उसकी जांच की। साथ ही चीन की जिन ऐप्स से देश की सुरक्षा संबंधी डेटा और लोगों के पर्सनल डेटा चुराने का खतरा महसूस हुआ, उन सभी चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिए गए। इन कारणों से चीन भारतीय व्यवसायों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करने में लगा हुआ है ताकि भारत में आर्थिक अस्थिरता उत्पन्न हो सके। अब भारत के स्टॉक मार्केट में लगातार गिरावट देखी जा रही है। इसके पीछे भी चीन की साजिश होने का संशय बताया जा रहा है। इसके अलावा चीनी सैन्य सहयोग और बॉर्डर पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के माध्यम से भारत को रणनीतिक रूप से घेरने के लिए भारत के पड़ोसियों, विशेष रूप से पाकिस्तान के साथ संबंधों को मजबूत कर रहा है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी कि BRI के जरिए POK से होते हुए जो रोड वो बना रहा है और मुख्य रूप से LAC पर मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करके सीमा का सैन्यीकरण कर रहा था, वो भारत को घेरने के प्लान से ही कर रहा था। इसके साथ नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली के सरकार को उकसाकर नेपाल और भारत के संबंधों में दरार पैदा कर रहा है। श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह से भारत पर जासूसी करने का भी कई बार प्रयास कर रहा है और अब बांग्लादेश के जरिए भी भारत में तनाव बढ़ाने की साजिश कर रहा है। इतना ही नहीं, उस पर आरोप है कि वो भारत के मीडिया हाउसेस और NGOs के जरिए फंडिंग करके अपने मंसूबों को पूरा करने के लिए काम करवाता है। 2023 में ऐसे ही एक मामले में न्यूज क्लिक मीडिया का नाम सामने आया था और रिपोर्ट का दावा है कि न्यूज क्लिक में $4.56 मिलियन से भी अधिक की राशि जमा की गई थी, जिसका एक बड़ा हिस्सा चीन में अज्ञात स्रोतों से आया हुआ था। इतना ही नहीं, उस पर आरोप लगा है कि भारत, जो कि मैन्युफैक्चरिंग हब बनने का सपना लिए पुरुषार्थ कर रहा है, चीन इसमें भी अड़ंगा डालने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वेस्ट की कई सारी बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे कि सैमसंग, गूगल, एप्पल, ये सब चीन छोड़कर भारत की ओर रुख कर रही हैं। मगर यही तो चीन को सहन नहीं हो रहा है। इन सभी टैक्टिक्स का उद्देश्य भारत के आंतरिक विभाजन को बढ़ावा देना और भारत की क्षेत्रीय और वैश्विक स्थिति को कमजोर करना है। फिलहाल कुछ दिन ब्रिक्स सम्मेलन से पहले चीन ने भारत के साथ समझौता कर लिया, जिसके अनुसार दोनों देश अपने सैन्य को मई 2020 से पहले वाली स्थिति में मेंटेन करेंगे। हाँ, अब यहाँ पे एग्रीमेंट तो हुआ है, मगर इतिहास बताता है कि इतनी आसानी से चीन पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। 14वीं कड़ी है यूरोप के देशों की खुरापातें। अब यूरोप भारत पर दबदबा बनाने के लिए कई तरह के हथकंडे अपनाता रहा है, जिसमें यूक्रेन में रूस की कार्रवाइयों जैसे मुद्दे पर पश्चिमी देशों की सुर में सुर मिलाने के लिए अलग अलग तरीके से भारत पर कूटनीतिक दबाव डालने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इसी यूरोप ने आतंकवाद पर भारत द्वारा उठाए गए कई सवालों पर दशकों से चुप्पी साधे हुए हैं। इसीलिए भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर का कहना है कि कहीं न कहीं यूरोप को इस मानसिकता से बाहर निकलना होगा कि यूरोप की समस्याएं दुनिया की समस्याएं, लेकिन दुनिया की समस्याएं यूरोप की समस्याएं नहीं हैं। इसके अतिरिक्त यूरोप भारत को फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी कि FTA पर बातचीत करके अपनी अर्थव्यवस्था को और भी खोलने के लिए एनकरेज कर रहा है, ताकि इसके जरिए अपने देश की मंदी को दूर करना उसका प्लान है और साथ ही चीन की दबंगई को कम कराने के लिए वो भारत का उपयोग करना चाहता है। तो देखा दोस्तों आपने कैसे अलग अलग देश और अलग अलग लोग चक्रव्यूह बनाकर बढ़ते भारत को रोकने के लिए या फिर उसे अलग अलग मुद्दों पर टुकड़ों में बांटने के लिए घात लगाए बैठे हैं। परिस्थिति बहुत नाजुक है, मगर वो जानते नहीं कि मोदी जी अभिमन्यु नहीं बल्कि अर्जुन है। अर्जुन है वो जो इस चक्रव्यूह को भेदना बखूबी जानते हैं। बस उन्हें देश की जनता का आशीर्वाद चाहिए। चलिए
दोस्तों, इस विस्तृत और महत्वपूर्ण विश्लेषण को पूरा सुनने के लिए आपका धन्यवाद। अगर ये विश्लेषण अच्छी लगी हो तो इन वीडियोस को अपने सर्कल में जरूर शेयर कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि अगला वीडियो आप किस विषय पर देखना चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।